हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नो द गेम पॉडकास्ट। और हमारे कार्य प्रगति पर प्लेलिस्ट के इस अगले एपिसोड में आप लोग का स्वागत है। हम आज बात करने वाले हैं एक ऐसी एंटिटी के बारे में जो लीगली भी रिकॉग्नाइज्ड है, लेकिन लीगल से ज़्यादा उसके बहुत लॉन्ग टर्म रिपरकशंस और बहुत सारे लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स होते हैं। उसमें से एक इफ़ेक्ट है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। बहुत सारी उसके तर्क वितर्क करने वाले हैं और इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे थॉट प्रोसेस को हम परत दर परत खोलेंगे। और अल्टीमेटली जैसे हमारा लक्ष्य होता है, इस चीज़ के बारे में जान के हम ये समझना चाह रहे हैं कि क्या इस चीज़ का हमारे करियर के ऊपर कोई इफ़ेक्ट होता है कि नहीं होता है, और अगर होता है तो उसको किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको हम किस तरह से नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं, और अगर कहीं कुछ परेशानी आ रही है तो उसको कैसे सही कर सकते हैं, उसको सही पार कर सकते हैं। तो 2024 के इस एपिसोड में एक चीज़ मैं पहले डिस्क्लेमर में देना चाहता हूँ, जो हमेशा मैं देता हूँ, कि मैं कोई किसी भी सब्जेक्ट का एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं भी आप ही की तरह एक लर्नर हूँ। मैं इन सब चीज़ों को समझ रहा हूँ, बहुत जगह से रिसर्च कर रहा हूँ, उन सबको एक साथ में मिश्रित करता हूँ और फिर आपके सामने पेश कर देता हूँ, ताकि आप लोग अपने हिसाब से एक रिसर्च करने के लिए और सोचने के लिए और आपके थॉट प्रोसेस को डेवलप कर सकें, और कहीं न कहीं पहुँचने के लिए आपको एक ज़रिया मिल सके जिससे आप स्टार्ट पढ़ें। तो जैसे हम बताते हैं कि नो द गेम पॉडकास्ट आपके लिए थिंकिंग का स्टार्टिंग पॉइंट है, कोई एंड पॉइंट नहीं है। इट्स नॉट अ एंड पॉइंट फॉर यू। तो आज जो टॉपिक है उसका नाम है परिवार। तो ये आपने परिवार के बारे में तो बहुत कुछ सुना होगा, आजकल बहुत ज़्यादा ही ये टर्म चल रही है जिसमें लोग बात करते हैं नेपोटिज़्म के बारे में। तो आज हम नेपोटिज़्म की बात नहीं करेंगे, लेकिन हम एक परिवार एज़ अ इकाई, हमारे समाज का एक बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है परिवार, और ये जो हिस्सा है इससे क्या हमारे करियर पे इफ़ेक्ट पड़ता है, उसके बारे में जानने लगेंगे। तो देखिए, इंसान वैसे तो अकेला आया था और अकेला ही जाएगा, और जब हम अकेले आते हैं, अकेले जाते हैं, तो द ओनली पर्सन जिससे हम फिज़िकली अटैच रहते हैं वो रहती है हमारी मदर, क्योंकि हम मदर से ही पैदा हुए हैं। लेकिन एट द सेम टाइम हमारे फादर का भी हमारे जन्म में योगदान रहता है, तो हमारे फादर और मदर से तो ऑब्वियसली हम बायोलॉजिकली अटैच रहते हैं। एट द सेम टाइम जो वो जेनेटिकली जिनके ऑफस्प्रिंग्स हैं, उनका भी अटैचमेंट रहता है। तो मदर साइड पे नाना-नानी, मामा-मामी ये लोग सब रहेंगे, और फादर साइड पे चाचा, चाची, काका, बाबा, जो भी आप आपके यहाँ पे बोला जाता है, इस तरह से पूरा एक पूरा कुनबा रहेगा दोनों ही साइड पे। तो आपका जो परिवार है, वो इन 2 कुनबों से बना हुआ है। फिर ज़रा आप बड़े होंगे और या बड़ी होंगी, जब आपकी शादी हो जाएगी, तो आपके जो पार्टनर होगा या होगी, उनसे उनका जो परिवार है वो आपके परिवार में एज़ इट इज़ मिरर की तरह से जुड़ जाएगा। तो वो आपके लीगल रिलेटिव्स हो जाएँगे, इसीलिए उनको इन-लॉज़ बोलते हैं। और लीगल रिलेटिव्स मतलब कि एक ऐसा रिलेटिव जो आपका उनके साथ में खून का तो ऑफ कोर्स कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं आप उनके एग्ज़िस्टेंस से और आपके एग्ज़िस्टेंस से उनको फ़र्क पड़ता है, और उनके एग्ज़िस्टेंस से आपको फ़र्क पड़ता है। तो इन सब चीज़ों का करियर पर क्या इफ़ेक्ट है, वो हम उसको स्टडी करते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जो हमने अभी तक देखा है और जब मैं अभी तक देखता आ रहा हूँ, तो ये जो है एक फैमिली का जो है, आपको बात करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी एकदम से, और क्यों हमने एकदम करियर के उसमें फैमिली को घुसेड़ दिया और फैमिली के उसमें करियर को हम घुसाने की बात कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि ये जो टर्म नेपोटिज़्म है ये तो चल ही रहा है। ये स्पेशली फ़िल्म इंडस्ट्री और बहुत सारे अलग-अलग जगह पे इसके बारे में बात होती है, और कहीं न कहीं एक सामान्य धारणा देखी जाए तो लोगों को लगता है कि ये बहुत अनफ़ेयर प्रैक्टिस है। एट द सेम टाइम अगर हम इसी चीज़ को एक एक करियर के पॉइंट ऑफ व्यू देखें, जब कोई इंसान इंडिविजुअली अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहा है, और वो ये कोशिश कर रहा है कि मैं किस तरह से अपने आप को एस्टैब्लिश कर लूँ, कहीं जॉब मिल जाए, फिर प्रमोशन मिल जाए और फिर मैं आगे बढ़ जाऊँ। तो जब इन सब उसमें फैमिली का क्या योगदान है, उस तक हम पहुँचे उसके पहले ये समझ लेते हैं कि फैमिली से रिलेटेड और भी क्या चीज़ें हैं जो आप पे करें। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जहाँ पे आप काम करते हो और जहाँ पे आपकी आजीविका है, सिर्फ़ वही नहीं है। करियर मतलब अगर आप एक बिज़नेसमैन हो तो वो भी आपका एक करियर ही हुआ ना, कि आप अपनी एक आजीविका वहाँ से कमा रहे हैं। एट द सेम टाइम आपके करियर को स्टार्ट होने से पहले जो एजुकेशन है, वो भी कहीं न कहीं मैं अपने करियर के प्रीफ़ेस में ही मानता हूँ, और उससे काफ़ी चीज़ अफ़ेक्ट करती है जो आपका करियर में होता है। तो इसलिए ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये फैमिली का बहुत कंट्रीब्यूशन होता है। आपने बहुत सारी जगह पे ये भी देखा होगा कि फैमिली बिज़नेस, फैमिली प्रॉपर्टी, फैमिली ये, फैमिली वो, कई बार लोगों को शादी में बहुत बड़े-बड़े रकम मिल जाती है, और मतलब आपको पता ही है कि फैमिली के थ्रू इतना सपोर्ट मिलता है। हालाँकि हम एज़ अ ह्यूमन्स हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है फैमिली के सपोर्ट की, वो रहती है हमें इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत। और एट द सेम टाइम कई बार फैमिली जो है हमें फाइनेंशियली और करियर वाइज़ भी सपोर्ट करते हैं। उन सब के एग्ज़ाम्पल्स हम देखेंगे। लेकिन ये जो पूरा सपोर्ट सिस्टम है, ये जो पूरा सपोर्ट का मैकेनिज़्म बनाया हुआ है, वो सिर्फ़ इसलिए बनाया गया था ताकि कोई भी इंसान अपने आप को अकेला फ़ील ना करे, और जब भी अच्छा टाइम हो या बुरा टाइम हो, उसके पास में कुछ ना कुछ करने के लिए हो। तो जहाँ पर एक तरफ आपकी फैमिली जो होती है कहीं न कहीं आपको फाइनेंशियली
सेटअप करने में हेल्प कर देती है। अगर वो सेटअप आप इतने लकी हो कि आपकी फैमिली के पास इतना पैसा या इन्फ्लुएंस है कि वो आपको अपनी लाइफ के इनिशियल स्टेज में सेटअप करने के लिए आपको सपोर्ट कर पा रहे हैं, तो नथिंग लाइक इट। उसमें मतलब उस केस में आप एक फैमिली बिजनेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर फैमिली प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर भी आप काम कर सकते हैं, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं जो एक फैमिली के थ्रू आपको रिसीव होंगी। जैसे जो आपको पेरेंट्स के थ्रू जो इनहेरिटेंस मिलता है, या अगर आपके पेरेंट्स बहुत वेल टू डू है और उन्होंने आपके लिए सेविंग्स करके रखी हैं। कई बार हम देखते हैं कि पेरेंट जो है वो बच्चों के एजुकेशन के लिए पहले से इन्वेस्ट करके रखते हैं, प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करके रखते हैं। तो आजकल ये ट्रेंड और ज़्यादा चल गया है, तो इसलिए इस तरह की जो फैमिली के जो एडवांटेजेस होते हैं, वो अगर किसी ऐसे से कंपेयर किया जाए जिसके पास में ये एडवांटेज नहीं है, जिसको ये वरदान नहीं मिला हुआ है, तो कहीं न कहीं वो एक अनइवन प्लेइंग फील्ड हो जाता है। और शायद जिन लोगों के पास ये नहीं है ना, वो इसीलिए हम इस तरह की जो एक सोसाइटी में चर्चा का विषय बन जाता है कि यार ये फैमिली का इफ़ेक्ट होता भी है कि नहीं होता है। एक दूसरा थॉट प्रोसेस क्यों है कि हमने क्यों सोचा कि हमें इस फैमिली के बारे में और फैमिली के करियर के ऊपर जो इम्पैक्ट होता है उसके बारे में बात करने के लिए ज़रूरत पड़ती है, कि आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा ट्रेंड हम लोग देखते आ रहे हैं कि पहले बहुत बड़ी-बड़ी फैमिलीज़ हुआ करती थी, संयुक्त परिवार होते थे, जॉइंट फैमिलीज़ में लोग रहते थे, 20-20, 25-25, 30-30, 40, 50, 60 लोगों तक भी एक ही छत के नीचे रहते थे, एक काम करते थे और बहुत अच्छे से उनकी गुज़र-बसर होती थी। हमने ऐसा सुना है कि उनका समय बहुत ही अच्छा हुआ करता था। वहीं अगर हम आज देखें तो आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज़ की का ज़माना आ गया है। न्यूक्लियर में भी माइक्रो न्यूक्लियर और न जाने कौन-कौन से तरह की फैमिलीज़ आ गई हैं, जिसमें एक बहुत ही इंडिविजुअल सेंट्रिक पूरी ओवरऑल सोसाइटी हो गई है। और ये जो इंडिविजुअल सेंट्रिक सोसाइटी हो गई है, तो हमें ऐसा लगता है कि ये हमारे समाज का विघटन हो रहा है, हम कहीं न कहीं एज़ अ सोसाइटी डाउन जा रहे हैं। एक तरह से वो देखा जाए तो बात सच भी है, और उसका एक कमर्शियल एंगल भी है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको समाज में जो कुछ भी होता हुआ दिखता है, कहीं न कहीं उस सब के जड़ में कोई ना कोई कमर्शियल एंगल होता है, और वो कमर्शियल एंगल बहुत सिंपल है, स्पेशली इस केस में। तो पहले जो होता था, पहले हम लोग एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी थे, प्राइमरीली हम एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी थे। तो एग्रीकल्चर में क्या होता है, इट्स काइंड ऑफ अ बिजनेस, इट्स अ काइंड ऑफ अ स्टार्टअप बाय इटसेल्फ। तो एग्रीकल्चर के अंदर जितने ज़्यादा लोग रहेंगे, उतना ज़्यादा काम को करने में आसानी होगी। और पहले बहुत बहुत सारी ज़मीनें होती थी, और कहीं ऐसी लिमिटेशन नहीं थी कि ज़मीन की कोई कमी नहीं है। आप सोचो 100, 200, 300 साल पहले कितनी ज़मीन थी जो मतलब बस पड़ी हुई थी। आपको सिर्फ़ इतना करना होता था कि आपको ज़मीन के आस-पास उसको उपजाऊ बनाना होता था, और उससे मेहनत करनी पड़ती थी। तो जितने ज़्यादा लोग रहेंगे, उतने ज़्यादा काम करने के लिए हाथ होंगे, और जितने ज़्यादा काम करने के लिए हाथ होंगे, उतना ही ज़्यादा आपका फैमिली एज़ अ यूनिट प्रॉस्परस रहेगा। दूसरे टाइम पे ये भी था कि अगर आप फैमिली को डिवाइड कर दोगे और विघटन हो जाएगा उस टाइम पे, तो उसमें क्या होता था, ज़मीन भी बढ़ जाती थी। अब आपको पता है कि हमारे जो पूर्वज थे और जो हमारे पुराने ज़माने के लोग थे, वो बहुत ही दूरदर्शी भी थे, और वो बहुत स्मार्ट भी थे। उनको पता था कि अगर फैमिली यूनिट्स ब्रेक होंगी और ज़मीनें अगर बँटने लग जाएँगी, तो जो एग्रीकल्चर के अंदर जो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल आता है, उस इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल नहीं आ पाएगा। तो वही ज़मीन जो मतलब इतना फ़ायदा कर सकती है, वो बँटने के बाद में उतना फ़ायदा नहीं करेगी। एक्चुअली उसमें बहुत नुकसान हो जाएगा। और आप अगर देखोगे कि आज की तारीख में इतनी ज़मीनें बट-बट के ग्रैंडफ़ादर से बेटे में, बेटे से पोते में, या इस तरह से जब बट-बट की ज़मीनें इतनी कम बच गई हैं कि उस ज़मीन में खेती करने का प्रॉफ़िट ही बहुत लिमिटेड हो गया। बहुत कम स्कोप रहता है उसमें कि आप खेती को प्रॉफ़िटेबल कर लो, और कहीं न कहीं ये कमर्शियल एंगल हम सोशली देखते ही हैं, हर दिन न्यूज़ में हम बहुत सारे आर्टिकल देखते हैं। तो ये आइडिया बेसिकली ये है कि पहले सब संयुक्त इसलिए रहते थे, पहले सब जॉइंट इसलिए थे क्योंकि सब एग्रीकल्चर बेस्ड थे, और उसी को अपन फास्ट फॉरवर्ड करते हैं आज के ज़माने में। और आज हम देखते हैं कि हमारे जितने भी करियर्स हैं, उस वो सब इंडिविजुअल करियर्स हैं। अगर आप सेल्समैन हो, या सेल्स में हो, या आप अकाउंट्स में हो, तो आप एक इंडिविजुअल काम कर रहे हो, और वो इंडिविजुअल काम जो है, वो बेटर हो जाता है अगर आप अकेले रहते हैं। आपको जितना एकांत मिलेगा, जितना आप अकेले से रहोगे, उसमें किसी और के इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत ही नहीं। इनफैक्ट अगर आप संयुक्त परिवार में रहते हो, तो आपको वो काम करने में थोड़ा-सा एक कष्ट हो सकता है, थोड़ी-सी मुश्किल हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि आपको वो सपोर्ट मैकेनिज़्म, अगर कोई आपकी मदद कर रहा है, देर-बिरात आपके साथ में खड़ा हो, तो आपको भी तो उनकी मदद करनी पड़ेगी ना। और उस पूरे उसमें आप बन जाते हो, क्योंकि आपको जॉब करना है, आपका जॉब 9 टू 5 फिक्स है, और उस फिक्स जॉब के अंदर आपको इतना निचोड़ लिया जाता है, इतना निचोड़ लिया जाता है कि वो करियर के बाद में आपकी एनर्जी नहीं बचती कि आप अपनी फैमिली को कुछ टाइम, अटेंशन, एनर्जी कुछ दे पाएँ, और उसी कारण से बार-बार ये विघटन और ज़्यादा होते जाते हैं। तो इसलिए आप देखोगे, कमर्शियली आप देखोगे तो फैमिलीज़ ब्रेक हो रही है। एट द सेम टाइम जितने भी पुराने ज़माने के जो, और स्पेशली हम जब गाँव की तरफ देखें, तो गाँव में अभी भी संयुक्त परिवार का एक रिवाज है, फिर भी काफ़ी हद तक फिर भी फैमिलीज़ न्यूक्लियर हो गई हैं।
लेकिन काफ़ी सारे जगह पे लोग संयुक्त परिवार में ही रहते हैं और उस परिवारों में कुछ पॉजिटिव्स होते हैं, कुछ नेगेटिव्स होते हैं। कई अगर वो परिवार सिर्फ़ एग्रीकल्चर पे फ़ोकस कर रहा है, तो वो सच में बहुत प्रॉफ़िटेबल होते हैं। मैं ही अपने जान-पहचान में कितने सारी फैमिलीज़ को जानता हूँ, जो गाँव में रहते हैं और संयुक्त परिवार में रहते हैं और चूँकि वो यूनाइटेड है, क्योंकि वो एक छत्र के नीचे रहते हैं, तो इसलिए उनका एक बहुत ही ईज़ी तरीके से वो लोग काम कर पाते हैं और वो प्रॉफ़िटेबल एंटिटीज़ होते हैं और दुख-सुख में एक-दूसरे का साथ बाँट लेते हैं और उससे अच्छा इमोशनल और फाइनेंशियल और कमर्शियल सपोर्ट नहीं हो सकता। ऑन द अदर साइड जो मैं देखता हूँ कि जो गाँव से निकल चुके हैं, शहरों में आ चुके हैं, कस्बों में आ चुके हैं या बहुत ही नगरों में अगर आ चुके हैं कुछ लोग और जो परिवार, वहाँ पर हम ये देखते हैं कि एक क्लियर कट शिफ्ट दिखता है एग्रीकल्चर से दूर और जैसे-जैसे हम देखते हैं एट अ माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पे कि हमें अगर देश को धीरे-धीरे करके एग्रीकल्चर से सर्विस इंडस्ट्री में और मैन्युफैक्चरिंग में डालना है, तो उसके लिए ये समाज का ये जो परिवार का विघटन है, ये इनेविटेबल है, ये होना ही है। हमें ये सोचना चाहिए कि इसको किस तरह से एग्ज़ीक्यूट प्रॉपर्ली किया जाए ताकि इसका समाज के ऊपर कम से कम नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़े। तो ये तो हो गई पूरे समाज की बात, वापस अपने करियर पे आ जाते हैं कि तो करियर पे इसका असर क्या होता है? तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि 2 ही तरह की फैमिलीज़ हो सकती हैं। एक होगी या तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैमिली होगी और एक फैमिली होगी जो शायद उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो। तो जो स्ट्रॉन्ग फैमिली होती हैं जो पॉलिटिकली, फाइनेंशियली या इन्फ्लुएंस वाइज़ या ज़मीन से, जो भी है, जिस तरह से भी अगर कोई स्ट्रॉन्ग फैमिली है, उनके वहाँ पे जो प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट्स हैं करियर के ऊपर वो अलग होते हैं। उसी तरह से लेकिन जो दूसरे जो उतने ज़्यादा फाइनेंशियली साउंड नहीं है फैमिलीज़ और उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो फिर उनके यहाँ पे जो बच्चे होते हैं उनके लिए फिर अलग से कुछ और रास्ते चुने जाते हैं, जो वो बच्चों को इंडिपेंडेंटली सब कुछ हैंडल करना पड़ता है और एक तरफ जहाँ देखा जाए तो गवर्नमेंट भी काफ़ी सपोर्ट करती है ऐसी फैमिलीज़ को जो जिनके पास उतने साधन नहीं, जिनके पास उतने मीन्स नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम अल्टीमेटली अगर आप इंडिविजुअल को देखो, एक पर्सन को देखो, एक इंसान को अगर देखोगे तो उसकी मेहनत, उसके हिस्से की जो मेहनत है वो उसको ही करनी पड़ेगी। तो ये जो इंडिविजुअलिज़्म और जो मेहनत करनी पड़ती है, उसमें आपके करियर मेक या ब्रेक हो जाते हैं और उसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। एक बहुत अच्छा जो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि लॉजिक ये बोलता है कि अगर किसी की फैमिली स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली फाइनेंशियली और किसी भी तरीके से, तो उनके जो उस परिवार के जो बच्चे होंगे, उनको बेटर एजुकेशन मिलना चाहिए और अल्टीमेटली लॉजिकली उनका करियर बेटर होना चाहिए। तो कहीं न कहीं एक एडवांटेज उनके पास में मिल जाता है, जिसको हम अगर वेस्टर्न सोसाइटीज़ में देखें तो उसको लोग प्रिविलेज करके कहते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कहें तो वो चीज़ उतनी होती हुई नहीं दिखती है। क्यों? क्योंकि अब पैसा तो बहुत रहता है लेकिन वो एजुकेशन के ऊपर धीरे-धीरे करके एक फ़ोकस उतना नहीं रहता है और चूँकि एजुकेशन रहता है और चूँकि इतना ज़्यादा पैसा रहता है उन फैमिलीज़ के पास में, तो वो अपने कहीं न कहीं वो एक फ़ोकस ऑन एजुकेशन में से, क्योंकि उनको पता है कि यार हमने इतना कमा दिया है कि हमारी 7 पुश्तें बैठ के खा सकती हैं। वहीं पे जाके एक साइकिल ऑफ इनहेरिटेंस जो है ना, वो थोड़ी-सी ब्रेक हो जाती है। तो साइकिल ऑफ इनहेरिटेंस क्या है? वो सिंपल सा लॉजिक है कि उसमें कैसा रहता है कि अगर आप देखोगे कि ग्रैंडफ़ादर, फादर, सन और ग्रैंडसन, अगर ये 4 पीढ़ियों को देखें, अगर एक ही टाइम पे सिर्फ़ एक टाइम पे हम देखें तो नॉर्मली 4 पीढ़ियाँ एक साथ एग्ज़िस्ट करती हैं। जैसे मैं देखूँ कि मेरे मेरे जो नेक्स्ट जनरेशन है वो अभी है, मैं हूँ, मेरे फादर हैं, मेरे ग्रैंडफ़ादर हैं। बहुत रेयर केसेस में ऐसा भी होता है कि ग्रैंडफ़ादर के फादर भी रहते हैं और वो बहुत ही रेयर केसेस में होता है। तो जब ऐसे केसेस में आप देखते हो कि कम से कम 4 पीढ़ियाँ तो एक साथ में एग्ज़िस्ट करती हैं और ये चारों पीढ़ियाँ जब एग्ज़िस्ट करती हैं तो उनका ओवरऑल अगर आप देखोगे तो जो ग्रैंडफ़ादर ने जो स्ट्रगल किया और फिर जो अपने आप की जो पूँजी बनाई, जो भी किया, उसका डायरेक्ट असर उनके जो फ़ादर है उसको मिलता है। लेकिन फ़ादर को अगर उन्होंने ग्रैंडफ़ादर जो है या तो फ़ादर ने उनकी जो ओवरऑल प्रॉपर्टी थी या जो भी था उसमें इंक्रीज़ किया या तो डिक्रीज़ किया। अगर वो इंक्रीज़ किया तो जो उनका बेटा है उसको और इंक्रीज़ प्रॉपर्टी मिलेगी। तो ऐसा बोलते हैं कि बैड टाइम्स क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैन और फिर उसके बाद में जब स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट गुड टाइम्स क्रिएट वीक मैन और वीक मैन क्रिएट बैड टाइम्स। तो ये साइकिल है, हमेशा चलता रहता है। इवन दुबई में भी जो यहाँ के शेख है उन्होंने भी ऐसा ही कुछ स्टेटमेंट बहुत पहले दिया था और इसी तरह के बहुत सारे लोग हैं जो ये इस थ्योरी को मानते हैं कि जब समय बुरा रहेगा ना, तो उस समय के जो लोग हैं वो अपने आप को मेहनत करके उस समय को बेहतर बनाएंगे। समय एक बार बेहतर बन गया, फिर उसके बाद में आप के जो ऑफस्प्रिंग रहेंगे, उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन रहेगी, वो इतने आराम से पले-बढ़ेगी, उन्होंने कभी स्ट्रगल नहीं देखा होगा और अगर देखा भी होगा तो बहुत लिमिटेड और बहुत ही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में देखा होगा। उसके कारण से वो जब रियल स्ट्रगल आता है तो उसको हैंडल करने के लिए
शायद पूरी तरह से तैयार नहीं रहें, और अगर तैयार नहीं है तो फिर उस केस में उनको जब स्ट्रगल आएगा तो वो उसको फेस नहीं कर पाएँगे, और स्ट्रगल फेस नहीं कर पाएँगे तो उससे उसका उनका डिक्लाइन हो जाएगा तो फिर वापस से बैड टाइम आ जाएगा, और ये साइकिल चलती रहेगी। तो गुड बैड, अच्छा समय, बुरा समय, इसीलिए बोलते हैं धूप जो समय है वो तो धूप छाँव की तरह रहता है, और ये एक्चुअली रियलिटी है। और वो इसको अगर अपन अपने करियर के परिप्रेक्ष्य में देखें तो सिंपल सी बात यही आ जाती है कि अगर मैं एज़ अ पर्सन, अगर मैंने बहुत अच्छा काम किया है अपने करियर में, और मुझे पता है कि जो मेरा नेक्स्ट जो जनरेशन है उसको भी अच्छा करने के लिए उतनी ही मेहनत और उतना ही स्ट्रगल करना होगा, तो शायद कहीं न कहीं मुझे अपने आप को उन्हें इतनी प्रिविलेज, इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ देने से रोकना चाहिए। और ये भी होना चाहिए कि मुझे कहीं न कहीं उनकी सोच और उनके थॉट प्रोसेस को विकसित करना मेरी जवाबदारी बन जाती है। इस तरह के साइकिल से तो मतलब बड़े-बड़े राजघराने भी नहीं बच पाए। आपने देखा होगा जितनी भी डायनेस्टीज़ हैं, उन सब में था कि एक के बाद एक अच्छे-अच्छे किंग्स आते गए, तो वो एकदम वो ग्रोथ कर गए। फिर धीरे-धीरे करके वो किंग्स जो थे और जो उनके नेक्स्ट जो सक्सेसर्स थे, उसके जो सक्सेसर्स थे, वो अच्छे से नहीं रह पाए, और अल्टीमेटली वो या तो किसी न किसी चीज़ के बारे में परेशान हो गए, या किसी और कारण से वो बस हार गए, किसी और ने उनको हरा दिया या कुछ और हो गया। तो इस तरह से वो डायनेस्टी जो है, जो वंश है वो डिक्लाइन हो गया। तो इसके अंदर ना 3 चीज़ें रहती हैं जो एक्चुअली बहुत बड़ा इफ़ेक्ट प्ले करती है, और वो मैं चाहता हूँ कि आप भी समझें फ्रॉम अ करियर पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये तो 2 तरह से एप्लीकेबल होंगी आपके लिए। या तो ये होगी कि आप अपने लाइफ़ में इसको इंक्लूड करें फॉर योरसेल्फ, फ्रॉम योर पेरेंट्स, फ्रॉम योर ग्रैंड-पेरेंट्स, और अगर आप खुद पेरेंट हो, तो आपको ये एन्श्योर करना है कि आपके बच्चों के लिए और आपकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए आप इस चीज़ को फ़ॉलो करें और अंडरस्टैंड करो। पहले अंडरस्टैंड करो, फ़ॉलो करना आपकी बात की बात में देखी जाएगी। अंडरस्टैंड करने के लिए 3 एस्पेक्ट्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नंबर 1, एजुकेशन। मैं हमेशा बोलता हूँ कि बहुत-बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप एजुकेशन के ऊपर फ़ोकस करें, और सिर्फ़ एक जनरेशन ने अच्छा एजुकेशन ले लिया इसका मतलब ये नहीं कि नेक्स्ट जनरेशन एजुकेशन पे फ़ोकस नहीं करेगी। हमने कितनी बार देखा है ये चीज़ कि बहुत अच्छे-अच्छे ऑफ़िसर्स रहते हैं, आईएएस ऑफ़िसर्स रहते हैं, ये रहते हैं, वो रहते हैं, या बहुत अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट और बिज़नेसमैन रहते हैं, उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन रहती है, वो उनको पढ़ने के लिए इतना वो करते हैं और फिर पीछे रहते हैं और उनको कोशिश करते हैं कि पढ़ाया जाए, लेकिन वो इतनी प्रिविलेज में है बच्चा, और उस पहले दिन से ही वो सिल्वर स्पून के साथ में है, तो कहीं न कहीं वो बच्चे का फ़ोकस होता ही नहीं है, बहुत लिमिटेड फ़ोकस रहता है, और इवेंचुअली वो बच्चा बोलता है कि यार इतना कुछ तो है, तो फिर मैं क्यों करूँ? और वो कहीं न कहीं जो है ना, वो ग्रोथ माइंडसेट में नहीं आता। तो सेकंड चीज़ जो होती है एजुकेशन के अलावा, वो है माइंडसेट। देखो, सक्सेस आपको सबको पता है कि सक्सेस जो है वो माइंडसेट का खेल होता है। सबसे ज़्यादा उसके अंदर एक एफर्ट होना चाहिए, और वो एफर्ट लगाने के लिए आपका माइंडसेट सही होना बहुत-बहुत ज़रूरी है। और वो जो माइंडसेट सही तभी होगा जब आप को किसी ने वो चीज़ सिखाई होगी। आप माइंडसेट अपने आप से सही करना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए एक्सटर्नल फैक्टर, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। तो जो माइंडसेट सही करना है, उसके लिए तो आपको हू इज़ बेस्ट पर्सन टू गिव यू द करेक्ट माइंडसेट इज़ योर पेरेंट्स एंड योर ग्रैंड पेरेंट्स। इसलिए आपने देखा होगा, जिन बच्चों को अगर अपने दादाजी के साथ में टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है, उनके अंदर जो थॉट प्रोसेस रहती है वो बहुत अच्छी रहती है, वो बहुत अच्छे से डेवलप होते हैं। और आजकल वेस्टर्न कंट्रीज़ में स्पेशली लोग ट्राई करते हैं कि बच्चों को ना सिर्फ अपने पेरेंट्स के साथ में समय स्पेंड करना है, लेकिन अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ भी समय स्पेंड करना है, ताकि वो अपनी जनरेशनल जो नॉलेज है, वो उनको शेयर कर सके, सही माइंडसेट उनको सिखा सके। माइंडसेट के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है, जो थर्ड पॉइंट रहता है, वो रहता है एटीट्यूड का। अभी जो एटीट्यूड रहता है ना, ये एटीट्यूड जो है वो मतलब यही है कि जो शेर है वो शेर के बच्चे को सिखाएगा ही सही ना कि आपको शिकार कैसे करना है। और वो एटीट्यूड जो है ना, वो आपको इंश्योर करना है कि या तो आपके ऑफस्प्रिंग में आप ही डालें, या फिर अगर आपको आपके पेरेंट्स, आपके किसी ने अगर नहीं सिखाया है, तो आप उनसे वापस जाके पूछिए कि यार, अगर अगर आप एक प्रिविलेज फैमिली से आते, तो आप उनसे वापस जाके पूछिए कि यार आपने ऐसा क्या किया था, या आपका क्या एटीट्यूड था जिसके कारण से आप सक्सेसफुल हुए। सी, सक्सेस एक बार होना, इट्स वेरी मच पॉसिबल कि एक इंसान मेहनत करेगा और सक्सेसफुल हो जाएगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है, और 99% केसेस में होता है कि जो नेक्स्ट जनरेशन रहती है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती, और ऐसे ही केसेस को हम लेकिन हम हमेशा क्या करते हैं, हम ब्लेम करने लग जाते हैं नेक्स्ट जनरेशन को। यार, आप पूरे टाइम मोबाइल में रहते हो, आप पूरे टाइम गेम्स खेलते रहते हो, तो आप ये नहीं है, वो नहीं, ये नहीं। कोई ये नहीं समझ रहा है कि उसमें उनका कोई फॉल्ट ही नहीं है नेक्स्ट जनरेशन का। उनको जो कुछ भी लर्निंग जो उनके करियर के बारे में, उनके जो पिछली जनरेशन और पिछली जनरेशन थी, उसको करना पड़ता है। अल्टीमेटली अगर वो सोच लेते हैं कि यार, मुझे नेक्स्ट और नेक्स्ट वाली जनरेशन में क्या एक चेंजेस लाने रहेंगे, और क्या उनको ग्रोथ माइंडसेट डालना है शुरू से, तो आई थिंक वो एक कंप्लीटली नेक्स्ट लेवल पे गेम होता है, और वो विद प्रिविलेज, विद मनी,
यू कैन एक्चुअली मेक श्योर दैट योर नेक्स्ट जनरेशन इज़ रियली डूइंग गुड। मैं देखता हूँ काफ़ी सारे लोग एक अच्छा करते हैं। एक दुबई का एग्जांपल देता हूँ। दुबई में जितने भी मैं एस्टैब्लिश लोगों से मिला हूँ, जो मतलब यहाँ पे वेल सेटल्ड हैं और अच्छे से कमा रहे हैं, उनका करियर भी अच्छा चल रहा है, ठीक-ठाक कर लिया है। तो उन्होंने अपने बच्चों को कहीं न कहीं ऐसी जगह पढ़ने भेजा है, जिससे उनका एजुकेशन के दम पे उनका करियर जो है वो अच्छे टेक ऑफ पे कर पाए। तो मैं देखता हूँ काफ़ी लोग यूएस, कनाडा और बहुत सारे अलग-अलग देशों में अपने बच्चों को पैसा भर के भेजते हैं और वहाँ पे पढ़ाते हैं, ताकि वो एटलीस्ट उस प्रिविलेज को सही डायरेक्शन में यूज़ करें। और ये चीज़ मैं बहुत देख रहा हूँ, तो ये पॉजिटिव चेंजेस भी हमारी सोसाइटी में है। और ये जो करियर के ऊपर जो इफ़ेक्ट है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। इमेजिन करो कि अगर आपके पेरेंट्स ने आपको एजुकेशन के लिए नहीं भेजा होता, जैसे मैं अगर अपना एग्जांपल दूँ, तो मेरे फादर मदर ने जो मेरी एजुकेशन करवाई है, वो अपने सोसाइटी और अपने कमर्शियल और अपने फाइनेंशियल लेवल से एक लेवल आगे का ही काम किया है। क्यों किया? क्योंकि उनको पता था कि अगर एक्चुअली एजुकेशन में इन्वेस्ट कर दिया जाए, तो नेक्स्ट जो जनरेशन होगी वो अपने आप से कुछ ना कुछ सक्षम रहेगी। और मेरे फादर का तो हमेशा ये कहना होता था कि कोई भी इंसान आपसे सब कुछ छीन सकता है, लेकिन आपका हुनर नहीं सीखता। ये मेरे दादाजी भी हमेशा कहते थे कि कोई आपसे आपका हुनर नहीं छीन सकता। तो इसलिए हमेशा कोशिश करो कि आप एक कोई स्किल या कोई हुनर के ऊपर जाओ। ऐसा मुझे सिखाया जाता था और इसलिए मैंने हमेशा अपने आप पे फोकस किया कि मैं अपनी स्टडी और अपने नॉलेज के ऊपर फोकस करूँ। और आई थिंक इसी कारण से है कि हम लोग आपस में कनेक्टेड है और मैं अपना ज्ञान जो है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ जितना मुझे आता है, और मैं उसको लिमिटेशन अपने उसको समझता हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट पास किया जाती है कि अगर आप अपनी फैमिली के बारे में सोचो और अपने फैमिली से ज़्यादा अपने करियर के बारे में सोचो, तो आपको ये इंश्योर करना है, स्पेशली अगर आप अभी-अभी गाँव से निकल के शहर आए हैं, शहर से निकल, तो पहली चीज़ तो आप ये समझ लो कि जिन मूल्यों को लेके एक गाँव का परिवार ऑपरेट करता है, जिसमें सब लोग अपने-अपने रिसोर्सेज़ को पूल करते हैं वो और अच्छे से काम करते हैं, वो उन्हीं मूल्यों को लेके शहर का एनवायरनमेंट काम नहीं करता है। तो वो एक बहुत बड़ी सीख है जो हमारे गाँव और कस्बों से आने वाले भाइयों को और उन सबको समझना पड़ेगी कि उस तरह का सेम वो चीज़ नहीं चलती है। गाँव की वाली जो अपनी थॉट प्रोसेस रहती है, उसमें ये रहता है कि सब सम्मिलित हैं, उसको हम लोग मतलब एक साथ में रह के काम करेंगे। लेकिन शहर में बहुत इंडिविजुअल है। मतलब आप ऐसा समझो कि आप एक क्रिकेट मैच खेल रहे हो जिसमें पूरी टीम है आपके साथ में, सडनली आपका गेम चेंज हो जाए और आपको इंडिविजुअल जो एक सिंगल रेस जो रहती है ना, वो रेस करना हो। तो उसमें क्या होगा, क्रिकेट के अंदर क्या होता है, बॉल आएगी आपके पास, आपको उठा के फेंकनी है। लेकिन पूरे टाइम आपको दौड़ते नहीं रहना है, आप अपनी जगह पे रहोगे, आप वेट करोगे कि जब आपकी तरफ कैच आएगा या आपकी तरफ बॉल आएगी, तब आपको मेक श्योर करना है कि परफेक्ट आप उसकी फील्डिंग करो। लेकिन इंडिविजुअल रेस के अंदर ऐसा नहीं। इंडिविजुअल रेस के अंदर शुरू से लेकर आखिरी तक आप ही को दौड़ना है और शुरू से आखिरी तक आपको अपने बेस्ट पे दौड़ना है, ताकि तभी आप जीत सकते हैं, क्योंकि आप बाकी लोगों से कम्पीट कर रहे हो। और यही जो है ना, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस कर देता है करियर में, स्पेशली फैमिलीज़ का। तो हमारी फैमिलीज़ को मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि जब भी आप अपना करियर प्लान करो, और क्योंकि अगर आप अभी इनिशियल स्टेजेस में हो या अगर मिड 30s में हो, तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपके करियर आप अपना करियर अपने खुद के लिए नहीं बना रहे हो, आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को भी तैयार कर रहे हो। और कहीं न कहीं वो नेक्स्ट जनरेशन को तैयार करके आपकी उसमें प्रोग्रामिंग इतनी सॉलिड होना चाहिए कि आप नेक्स्ट जनरेशन के साथ में उसके नेक्स्ट जनरेशन को भी सॉलिडली प्रिपेयर कर रहे हो। अल्टीमेटली अगर इंडिया में हर परिवार इस तरह से सोचेगा कि हमें नेक्स्ट जनरेशन, और हम लोग हर जनरेशन, मतलब आप देखिए ना, मैंने आपको 4 जनरेशंस एक साथ में गिना दी, राइट? मैं, मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफ़ादर और मेरी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो। ये 4 जनरेशन एग्ज़िस्ट कर रही है। हर जनरेशन का अगर मैं 25 साल का टेन्योर भी मानूँ, ज़्यादा नहीं, सिर्फ़ 25 साल का भी अगर टेन्योर मानूँ, इंडिविजुअल टेन्योर मानूँ, तो हम 100 साल की प्लानिंग करके चल रहे हैं। राइट? और इसी तरह से आपको भी एक थोड़े लंबे गेम के लिए प्लानिंग करके चलनी पड़ेगी। और ये कोई एक शॉर्टकमिंग नहीं है। अब कल से आप प्रेशर में बता देना कि अरे मुझे तो बहुत लंबी प्लानिंग करनी है। नहीं, ये आपके लिए एक वरदान है, क्योंकि जैसे ही आप अपनी थॉट प्रोसेस को लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से मानते हो और अपनी थॉट प्रोसेस को और अपने गोल्स को, अपने टारगेट्स को लॉन्ग टर्म के हिसाब से करते हो, तो सडनली आपके पास अपने गोल्स पूरा करने के लिए 25 साल नहीं, पूरे 100 साल मिल जाते हैं। आप अगर 100 साल में भी अपने गोल्स पूरे करोगे, तो भी कोई गलत बात नहीं है। इट्स ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर किसी के ग्रैंडफादर ने जनरेशनल वेल्थ को बनाने का सोचा कि यार अभी तक तो मेरे पास कुछ नहीं है और मुझे बहुत सारा वेल्थ बनाना, तो उन्होंने लेट्स से 10 या 20 एकड़ ज़मीन खरीदी। उन्होंने उस ज़मीन को और बेटों को समझा दिया कि ज़मीन खरीदते रहो, रुको मत। जैसे ही आपके पास थोड़ा पैसा है और ज़मीन खरीदो, जैसे पैसा है और ये उन्होंने एक उनको प्रोग्रामिंग डाल दी और ये बोला कि जब तक समय चलेगा तब तक आप ज़मीन ऐड करते रहो। तो जैसे ही उनका नेक्स्ट जनरेशन को उन्होंने पास ऑन किया, उन्होंने और ज़मीन खरीद ली और उसमें जोड़ दी, फिर और ज़मीन खरीद ली और जोड़ दी। तो जब ये ऐसे-ऐसे करके जब ज़मीन जुड़ती गई, तो इवेंचुअली वो ऐसा वो पड़ जाएगा कि ओवर 100 ईयर टाइम, और जो कंपाउंडिंग होगी उसके अंदर, वो तो एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी बन जाएगी। और उसका बेनिफिट क्या रहेगा,
रहेगा, उसका बेनिफिट उनको भी नहीं लेना है। एक्चुअली हम लोग प्रॉपर्टी के मामले में एक और बात ये बोलते हैं कि कभी भी जब कोई प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है ना, तो वो प्रॉपर्टी वो आपको नहीं दी जा रही है। जैसे अगर मेरे फादर कल को मुझे बोलते हैं कि बेटा ये लो चलो 100 एकड़ ज़मीन ले लो, तो एक्चुअली वो ज़मीन मुझे नहीं मिल रही है। मुझे उस ज़मीन की जवाबदारी और ज़िम्मेदारी मिल रही है ताकि मैं उस ज़मीन के अंदर कुछ ऐड करूँ और अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करूँ। अब सोचो अगर हर जनरेशन, हर परिवार में हर जनरेशन के लोग इसी तरह से सोचने लग गए, तो कितनी अच्छी ग्रोथ हो जाएगी हमारे सारे किसान भाइयों की जो ज़मीन पे निर्भर हैं। उसी तरह से करियर में भी। तो करियर में भी हम जब करियर करते हैं और हम जॉब कर रहे हैं, तो आप ये बोलोगे कि अब करियर में तो हर नेक्स्ट पर्सन को या नेक्स्ट जनरेशन को ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, जो कि एक्चुअली सही है। इसीलिए हमेशा जितने भी बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं और जितने भी लोग जो इस बारे में थॉट लीडर्स हैं और जो विचारक हैं एक्चुअली, वो हमेशा यही बोलते हैं कि जब भी आप अपने जॉब करियर में जाओ, आपका अंतिम लक्ष्य ये होना चाहिए कि आपको अपना खुद का कुछ बिज़नेस करना है, ताकि उस बिज़नेस की लेगेसी आप अपने बच्चों को दें, ताकि वो ज़ीरो से स्टार्ट ना कर सकें। लेकिन आपका जो इनिशियल डेज़ है, आपको तो लर्निंग करनी पड़ेगी, राइट? तो वो लर्निंग करने के लिए आपको एक करियर को एज़ अ लर्निंग एक्सपीरियंस लेना है, तो आप कहीं पे भी जॉब करिए, जिस भी फील्ड में आपको बिज़नेस खोलना है, आप उस फील्ड से स्पेसिफिक जॉब करिए और उसमें अपना करियर बनाइए और उसी करियर के नेक्स्ट स्टेप पे आप अपना खुद का बिज़नेस खोलिए। तो ये जो है पूरा एक परिवार का चिट्टा-पट्टा है जो मैं थोड़ा बहुत खोल पाया आपके सामने। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि हमको हमेशा अपने थोड़ा-सा 1-2 जनरेशन आगे का प्लान करके चलना चाहिए। देखो अब ये सब कंट्रोल तो है नहीं हमारे पास कि हम अपनी पिछली जनरेशन को कंट्रोल कर सकें। ना हम अपने फादर को कुछ बोल सकते हैं, ना ग्रैंडफ़ादर को, ना ग्रेट ग्रैंडफ़ादर को। अभी हमारे पास में कंट्रोल में सिर्फ़ अपना करियर है और उस करियर को हम इस तरह से शेप कर सकते हैं जो नेक्स्ट लेवल में। तो हमें वो परिवार बनना है जो अपने नेक्स्ट जनरेशन की फैमिली की करियर को सपोर्ट करे और उसको एनहांस करने में पहले से ही मदद करे, हम ऑलरेडी उनकी प्लानिंग के लिए लग जाएँ। तो इसी थॉट के साथ में देखते हैं इंडिया में जब सारी फैमिलीज़ इस तरह से करने लग जाएँगी, तो कहीं न कहीं एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा पूरे वर्ल्ड में कि फैमिली की जो यूनिट है वो भले ही विघटित हो चुकी है लेकिन संगठित है फिर भी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और इंडिया की स्ट्रेंथ उसी फैमिली के अंदर है जो एक-दूसरे का साथ देती हैं। और इसीलिए देखते हैं किस तरह से हम करियर्स को आगे बढ़ाते हैं और हर फैमिली का जवाबदारी है कि बच्चों के एंटरटेनमेंट और बच्चों के एन्जॉयमेंट से ज़्यादा उनका करियर प्राथमिकता पे होना चाहिए। इसी के साथ थैंक यू सो मच। जय हिंद।